इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इद्दत के बारे में सारी चीजें, ऑल अबाउट इद्दत। इद्दत कब बैठना होता है, किसको बैठना होता है, किस समय तक बैठना होता है, किन कंडीशंस पर कितना लिमिटेशन होता है इद्दत पे बैठने का, ये सारी चीजें। क्योंकि एग्जाम्स आ जाते हैं, बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता है कि इद्दत का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाता। तो इसमें अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बकवास बंद करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो इद्दत है इसका कॉन्सेप्ट है मुस्लिम्स लॉ से रिलेटेड। अगर आपने मुस्लिम लॉ पढ़ रखा है और आपको इद्दत का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तब ये वीडियो हेल्प करेगा। अदरवाइज डायरेक्टली आप इस वीडियो पे जंप करेंगे तो फिर दिक्कत है। तो आपको पूरा कोर्स चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो देखिए, इद्दत जो है वो फीमेल को बैठना पड़ता है इद्दत पर। बेसिकली जब मैरिज किसी भी तरह से डिसॉल्व होता है फीमेल का या मेल का, तो बैठना तो फीमेल को ही है इद्दत पर। मैरिज के डिसोल्यूशन के बाद किसी भी तरीके से, चाहे वो डाइवोर्स के थ्रू डिसॉल्व हो रहा हो या डेथ के थ्रू डिसॉल्व हो रहा हो मैरिज, उस पीरियड के लिए, कुछ पीरियड के लिए जो फीमेल है उसे इद्दत पर बैठना होगा। तब उसके बाद वो रीमैरिज अपना कर सकती है और माना जाएगा कि हाँ, अब ये मैरिज पिछले मैरिज से उसको पूरी तरह से छुटकारा मिल चुका है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इद्दत। जब इद्दत कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अब वो मैरिज पुराना वाला खत्म हो गया, अब नाउ सी कैन गेट मैरिड अगेन, सी कैन डू रीमैरिज। यही है इद्दत। तो पीरियड ड्यूरिंग विच woman is prohibited from remarrying after the dissolution of her marriage and is required to live a simple life। तो उस दौरान उसे सिंपल लाइफ जीना पड़ता है। इद्दत एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है काउंटिंग करना। यहाँ पे पीरियड्स को काउंटिंग करना होता है। काउंटिंग here means counting a days of possible conceptions to ascertain whether a woman is pregnant or not। तो यहाँ पे बेसिकली ये सर्टेनिटी चाहिए होती है कि सी इज प्रेग्नेंट और नॉट। अगर प्रेगनेंसी है तो बिटवीन दिस इद्दत पीरियड ये क्लियर हो जाएगा कि सी इज प्रेग्नेंट। तो अगर इद्दत पीरियड के दौरान ये क्लियर हो जा रहा है तो सी इज प्रेग्नेंट, इसका मतलब ये उसी जो उसका पहले हस्बैंड रहे हैं, जिसके साथ चल रहा है मैरिज, उसी का बच्चा है। नहीं तो अदरवाइज अगर मैरिज हो जाएगा तुरंत, शादी टूटा और उसके बाद तुरंत मैरिज हो जा रहा है, तो यहाँ क्लियरेंस नहीं हो पाएगा कि बच्चा है किसका। तो लेजिटिमेसी को लेकर के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं बच्चे के। तो लेजिटिमेसी को सिक्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए इद्दत पीरियड का कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ में। इट कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरवल दैट द वुमेन इज बाउंड टू ऑब्जर्व। ये एक बाउंड है, बाउंडेशन है फीमेल को कि उसको परफॉर्म करना ही है इद्दत। अगर कब परफॉर्म करना है, जैसे कि हमने आपको बताया कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद। मैरिज का डिसोल्यूशन भले ही डेथ के थ्रू हो रहा हो या डाइवोर्स के थ्रू हो रहा हो, उसे इद्दत को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इज्जत का ऑब्जेक्ट यही है कि पैटर्निटी को सर्टेन करना, असर्टेन करना। ओके, सुन्नी लॉ में अगर इद्दत के दौरान शादी हो रही है, इद्दत पर फीमेल है और उस दौरान ही उसने शादी कर ली, तो वो जो मैरिज होगा वो इरेगुलर होगा और वॉइड नहीं होगा, इनवैलिड मैरिज नहीं होगा। वो मैरिज केवल इरेगुलर होगा, इरेगुलरिटी खत्म भी हो सकती है बाद में, और वॉइड भी नहीं होगा वो मैरिज। ठीक है, सुन्नी लॉ में। लेकिन सिया में अगर शादी कर रही है इद्दत के दौरान फीमेल, तो वो जो मैरिज है वो टोटली वॉइड होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा मान के चलेंगे कि वो मैरिज कभी हुआ ही नहीं था, वॉइड होगा। ड्यूरेशन ऑफ इद्दत, इद्दत का ड्यूरेशन क्या होता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, यहाँ पे दिक्कत होता है लोगों को। इद्दत का जो ड्यूरेशन है वो इद्दत व्हेन मैरिज इज डिसॉल्व बाय द डेथ ऑफ द हस्बैंड। अगर डेथ होती है और उसके थ्रू मैरिज का डिसोल्यूशन होता है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है और मैरिज का डिसोल्यूशन होता है, तो उसमें जो फीमेल है उसे 4 महीने 10 दिन के लिए इद्दत पर बैठना पड़ेगा। 4 months 10 days, यहाँ पे अलग अलग सबका टाइम पीरियड है, क्योंकि मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो रहा है किसकी वजह से, डेथ की वजह से, हस्बैंड की डेथ की वजह से। तो इसलिए उसे 4 महीने 10 दिन तक इद्दत पर बैठना पड़ेगा। अगर अगर सी इज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ हस्बैंड्स डेथ, हस्बैंड के डेथ के समय वो प्रेग्नेंट है, इट कंटिन्यूज टिल द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, या 4 months 10 days विच एवर इज लॉन्गर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो हस्बैंड के डेथ के दौरान प्रेग्नेंट थी
तो जब तक कि बच्चा डिलीवर ना हो जाए तब तक के लिए वो बैठेगी इद्दत पर। हो सकता है कि उसी समय पता चल रहा हो, अगर 9 महीने का टाइम है तो 9 मंथ तक उसे इद्दत पर बैठना पड़ेगा। अदरवाइज अगर 1 महीने ही है केवल बच्चे की डिलीवरी में केवल 1 ही मंथ बाकी है, तो ये 4 मंथ वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। फिर केवल 1 मंथ नहीं, अगर 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, जो भी बड़ा होगा, ये 4 मंथ वाला या ये वाला, ठीक है, यानी 4, 3, 2 तक आएगा, अगर 1 तक, तो इसे 4 वाला अप्लाई करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे बात, कि जो भी बड़ा होगा, या तो बच्चे की डिलीवरी का समय या ये 4 मंथ वाला, जो भी बड़ा होगा उसे उसे फीमेल को अप्लाई करना पड़ेगा, उतने दिन तक इद्दत पर बैठना पड़ेगा। ये तो हो गया अगर डेथ के थ्रू डिसोल्यूशन हो रहा है मैरिज का, तो 4 महीने 10 दिन, और डिलीवरी तक बच्चे के, या फिर जो भी बड़ा हो 4 महीने 10 दिन या डिलीवरी तक, इसमें से जो भी बड़ा हो उसको अप्लाई करना पड़ेगा फीमेल को। अगर मैरिज का डिसोल्यूशन हो रहा है डाइवोर्स के थ्रू, तो उसे कब तक इद्दत पर बैठना पड़ेगा? कंज्यूमेशन भी हुआ है मैरिज में, और मैरिज का जो डिसोल्यूशन हो रहा है वो डाइवोर्स के थ्रू हो रहा है, तो 3 महीने 3 मंथली कोर्सेज तक उसे बैठना पड़ेगा। ये 3 मंथ्स की बात नहीं कर रहा है, ये 3 मंथली कोर्सेज की बात कर रहा है। इट मीन्स 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक की। देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, अगर एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये 3 मंथली कोर्सेज और 3 मंथ्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए 3 मंथ मीन्स फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ये नॉर्मल बात हो गई। 3 मंथली कोर्सेज मीन्स कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, सेकेंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड थर्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि आगे पीछे भी हो सकता है। तो 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक उसे बैठना पड़ेगा इद्दत पर, यहाँ पे ये कह रहा है। और ये कह रहा है कि तलाक, इला, जिहार, खुला, मुबारक, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इन सारे तरीके से अगर फीमेल का डाइवोर्स हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो रहा है, ये सारे तरीके हैं डाइवोर्स के, तलाक, इला, जिहार, खुला, मुबारक, तो इन सारे तरीकों में अगर फीमेल का डाइवोर्स हो रहा है, इफ द वुमेन इज नॉट सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन, दिस पीरियड इज 3 लूनर मंथ्स, तो ये जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो 3 लूनर मंथ्स तक रहेगा। ओके फिर आ रहा है, इफ द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड द वुमेन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इद्दत। अगर मैरिज में कंज्यूमेशन हुआ ही नहीं है, तो ये बात आपको पता है कि फीमेल को इद्दत पे बैठना ही इसलिए पड़ता है कि ताकि बच्चे की लेजिटिमेसी क्लियर हो सके। जब कंज्यूमेशन ही नहीं हुआ तो यहाँ पे चाइल्ड का आना या फिर लेजिटिमेसी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे कंज्यूमेशन नहीं हुआ तो नो पीरियड ऑफ इद्दत, यहाँ पे इद्दत पर उसको बैठने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है डाइवोर्स के समय वो प्रेग्नेंट है, देन द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत एक्सटेंड टिल द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड और द अबॉर्शन। तब तक चलेगा जब तक कि डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड होने जाता, सेम वैसे ही जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डेथ में हो रहा था, उसी तरह डाइवोर्स में भी होगा, जब तक कि बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए तब तक। Divorce iddat, when a husband had divorced his wife and has died before the completion of iddat। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के लिए बहुत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी अगर कठिन एग्जाम हो तो। देखिए बात यहाँ समझिए, ये कह रहा है कि इद्दत का पीरियड ऑलरेडी चल रहा था, डाइवोर्स तलाक हो चुका था, तलाक के दौरान ही इद्दत का पीरियड चल रहा था, और हस्बैंड जो है वो इद्दत के पीरियड के कंप्लीट होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो द वुमेन इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो फ्रेश इद्दत फॉर द 4 months and 10 days। मतलब कि यहाँ पे फीमेल को नया 4 महीने 10 दिन तक इद्दत पे बैठना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हस्बैंड वाइफ ने तलाक हुआ, तलाक 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 बोला, ठीक है, या फिर वो कई तरीके से तलाक होता है, ये अगर अलग मैं इसका फिर से वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट में, तो उसमें आपको बताऊंगी कि तलाक के तरीके कौन कौन से हैं। फिलहाल हम ये समझते हैं कि इन दोनों में तलाक हुआ, उसके बाद फीमेल जो है वो इद्दत पे बैठी, फर्स्ट मंथ भी था, सेकेंड मंथ भी था, और थर्ड मंथ बीत रहा है, चल ही रहा है अभी। इस दौरान अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, यहाँ पे डेथ हो गया थर्ड मंथ में किसी भी समय डेथ हो जा रहा है, कंप्लीशन से पहले, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है थर्ड मंथ, पर डेथ हो जा रहा है इस दौरान, तो फीमेल को फिर से वापस से ये 3 महीने का कोई मतलब नहीं है, अब वापस से 4 महीने 10 दिन के लिए इद्दत पर बैठना ही होगा। फ्रेश, ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया ना, फ्रेश इद्दत पर बैठना होगा इसलिए। ओके द पीरियड ऑफ इद्दत बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ डाइवोर्स और
the death of husband, not from the date of which the woman get the information of her divorce or the death of the husband. देखिए, पीरियड जो इद्दत होता है, इद्दत का जो पीरियड होता है वो स्टार्ट उसी दिन से हो जाता है जिस दिन डाइवोर्स हुआ है या हस्बैंड की डेथ हुई है, ना कि जब उसके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है कि आज हस्बैंड की डेथ हो चुकी है या आज तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है। ओके, इसमें इंफॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं है। वो तभी से चालू हो जाएगा जिस दिन वो घटना घटित हुआ, मतलब कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन अराइज हुआ उसी समय से ये जो इद्दत पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में इद्दत के, वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे इद्दत जो है वो परफॉर्म करना जरूरी होता है, फीमेल के लिए बाउंड है वो परफॉर्म करने के लिए। उस दौरान वो वापस से मैरिज नहीं कर सकती किसी और से। बट क्या हस्बैंड कर सकता है मैरिज? अगर फीमेल जो है वो इद्दत पीरियड परफॉर्म कर रही है तो क्या हस्बैंड रीमैरिज कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है हस्बैंड रीमैरिज। अगर एक ही पत्नी है उसकी तो वो रीमैरिज कर सकता है। 2 पत्नी है तब भी रीमैरिज कर सकता है। 3 पत्नियां हैं तो भी रीमैरिज कर सकता है। लेकिन अगर ये 4 पत्नियां हैं उसकी ऑलरेडी, ओके, जहाँ पे लिमिट खत्म हो जाती है उसकी कि 4 पत्नी से ज्यादा वो शादी नहीं कर सकता। अब 4 पत्नियां हैं उसकी और चौथी पत्नी से या पहली पत्नी से या जिस भी नंबर की पत्नी से वो डाइवोर्स ले रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं 4th नंबर की पत्नी से वो डाइवोर्स ले रहा है यहाँ पर। तो जब तक कि यहाँ पे उसका डाइवोर्स खत्म नहीं हो जाता, मीन्स टोटली इद्दत पीरियड खत्म नहीं हो जाता इस 4th वाइफ का, तब तक वो रीमैरिज नहीं कर सकता, क्योंकि 5th मैरिज हो जाएगा उस दौरान अगर वो शादी कर लेता है तो। इसलिए जब इद्दत पीरियड खत्म होगा उसके बाद ही वो रीमैरिज कर सकता है। ओके, द वाइफ बिकम्स इंटाइटल्ड टू अ deferred dower and if the prompt dower has not been paid it becomes immediately payable। जैसे ही इद्दत पीरियड कंप्लीट होगा वैसे ही वाइफ को डेफर डावर अगर होगा तो डेफर डावर देना पड़ेगा, मतलब मेहर देना पड़ेगा, डेफर्ड मेहर देना पड़ेगा। अगर प्रॉम्प्ट होगा तो तुरंत देना पड़ेगा। ठीक है, मेहर के बारे में जिसे नहीं पता है तो प्लीज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया रखा है, उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। In the event of death of either party before the expiration of the period of iddat, the other is entitled to inherit from him। ठीक है, अगर इद्दत का पीरियड खत्म नहीं होता है और फिर सामने वाले व्यक्ति जो है उसका डेथ हो जाता है, चाहे वो हस्बैंड का डेथ हो रहा हो या वाइफ का डेथ हो रहा हो, पीरियड अभी इद्दत का खत्म नहीं हुआ है, तो ये मान के चलेंगे, कोर्ट ये मानेगी, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ये माना जाएगा कि अभी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुआ ही नहीं था, क्योंकि इद्दत पीरियड तो खत्म ही नहीं हुआ। तो डिसोल्यूशन ऑफ अगर मैरिज नहीं हुआ है, इसका मतलब कि अगर हस्बैंड का डेथ हुआ है तो वाइफ उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है, और अगर वाइफ का डेथ हुआ है तो हस्बैंड उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा कठिन नहीं है कि ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आया जा सकता है, बट यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा है अलग अलग, तो वो याद करने में प्रॉब्लम अराइज होती है, तो प्लीज इसे समझिएगा अच्छे से, तो सारी चीजें याद हो जाएंगी इजिली। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा? कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो प्लीज आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा।